नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य की बातें सुनकर मीना ने अपना छोटा सा चेहरा उसकी बाहों से उठाया। तुम क्या कह रहे हो? मेरा तारा देखने वाला दर्पण टूट गया है। उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? मीना का तारा मंडल दर्पण एक उच्च श्रेणी का तारा संग्रह था, जिसका मूल्य लक्ष्य द्वारा देखे गए किसी भी खजाने से कहीं अधिक था। विशेष कार्यों से युक्त इस प्रकार का सहायक उच्च श्रेणी का तारा संग्रह एक साधारण शीर्ष श्रेणी के तारा संग्रह से भी कहीं अधिक मूल्यवान था। यहां तक कि शीर्ष श्रेणी का कवच भी तारा मंडल दर्पण के मूल्य के बराबर नहीं हो सकता। हथियारों की तो बात ही छोड़ दें। अपनी गुणवत्ता और उसमें समाहित शक्तिशाली स्टार पावर के कारण ही वो स्टार स्ट्राइक के आने पर उस घातक प्रहार को रोकने में सक्षम था। हालांकि तारा मंडल देखने वाला दर्पण वास्तव में रक्षात्मक प्रकार का तारा कलाकृति नहीं था। यही कारण था कि ये तारा मंडल हमले से क्षतिग्रस्त हो गया था। लक्ष्य ने मीना के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से उसके गाल को सहलाया और उसके कान के निचले हिस्से तक हाथ बढ़ाया। उसके कान एकदम साफ थे, जिससे लगभग पारदर्शी होने का एहसास होता था। जैसे ही उसने उसके काले बालों को उसके कान के पीछे किया, मीना का चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। फिर भी उसने लक्ष्य को उसे पकड़ने दिया। मीना, तुमने खुद को स्टार स्ट्राइक से क्यों टकराने दिया? लक्ष्य ने पूछा। मैं नहीं चाहती थी कि उस चीज से तुम्हें चोट लगे, मीना ने सरल शब्दों में उत्तर दिया। फिर भी उसके शब्द सीधे दिल को छू गए। अच्छा हुआ तुम्हारे पास तारा मंडल देखने वाला दर्पण था, वरना इस बार तुम कोई बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठते। क्या तुम्हें पता था कि तारा मंडल देखने वाला दर्पण स्टार स्ट्राइक को रोक सकता है? लक्ष्य ने फिर पूछा। मीना ने अपना सिर हल्के से हिलाया। मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तारों को देखने वाला दर्पण यहां से हटाकर छोड़ देती, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। यह सुनकर लक्ष्य के दिल में गहरा दर्द उठा और वो गुस्से में बोला, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? चाहे वो तारा मंडल देखने वाला दर्पण कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो तो बस एक निर्जीव वस्तु है। उसकी तुलना किसी इंसान से कैसे की जा सकती है? मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से खुद को अपमानित करने नहीं दूंगा। यह सुनकर मीना की लंबी पलकें थोड़ी झुक गई, जिससे उनकी खूबसूरत गुलाबी आंखों पर पर्दा पड़ गया, जो उनके वर्तमान मूड को दर्शाता है। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकती हूं। क्या मुझे फिर से चर्च जाना पड़ेगा? सच्चे ईश्वर को तो हम विश्वासियों की परवाह भी नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे संत बने रहना चाहिए या नहीं। बस इतना ही काफी है कि मैं कुछ कर सकूं। तो क्या हुआ अगर कोई सच्चा ईश्वर नहीं है? आप फिर भी एक इंसान हैं और आपका घर भी है। अचानक मीना ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माता पिता बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए थे और मैं चर्च में पली बढ़ी। 18 साल की होने से पहले मैं 10 से ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी, जिनके नाम मैं पुकार सकती थी। चर्च में केवल मेरे गुरु, वरिष्ठ बहन और कुछ पादरी ही थे। प्रशिक्षण शिविर में आने के बाद तुषार ने मुझसे बात की और उनका नाम देखने के बाद ही मुझे उनकी याद आई। लक्ष्य ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मीना किस तरह का जीवन जी रही थी? बचपन से ही संत के रूप में पली बढ़ी वो हर दिन अपने गुरु और पुरोहितों के मार्गदर्शन में रहती थी। संत बनने के लिए आवश्यक सभी चीजें सीखती थी और फिर उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पड़ता था। चर्च के उन कुछ लोगों के अलावा वो किसी और व्यक्ति का नाम तक नहीं बता सकती थी। 18 वर्ष की आयु, इसका मतलब था कि दिव्य जनरल प्रशिक्षण शिविर में आने के बाद वो केवल कुछ ही लोगों से मिली थी, जिनमें जाफना बेस सिटी के अन्य लोग भी शामिल थे। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए मीना के कंधे पर हाथ रखा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं
कि तुम इतनी समझदार होते हुए भी कभी कभी एक नासमझ बच्ची की तरह व्यवहार करती हो। अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भविष्य में तुम जो भी करो, तुम्हारी पहली प्राथमिकता अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। मीना ने हल्के से सिर हिलाया। उसका सिर धीरे से लक्ष्य के कंधे पर टिका हुआ था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपकी, मानो वो किसी बात के बारे में सोच रही हो। मीना को आखिरकार रोते हुए देखकर लक्ष्य के दिल को धीरे धीरे शांति मिली। उसकी उंगलियों ने मीना के साफ सुथरे सुंदर चेहरे पर आंसुओं के निशान धीरे से पोंछ दिए। उसकी त्वचा बेहद कोमल थी, जमी हुई चर्बी की तरह चिकनी। लक्ष्य की नजर इतनी नजदीक से भी उसके रोम छिद्रों को नहीं देख पा रही थी। स्पर्श से थोड़ी असहज महसूस करते हुए मीना ने अपना छोटा हाथ उठाया और धीरे से लक्ष्य की उंगली पकड़ ली। ऊपर उसकी ओर देखते हुए बोली, लक्ष्य, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? लक्ष्य हंसा और अपनी छोटी सी सीधी नाक को चुटकी से दबाया। बहुत बेवकूफ। मीना थोड़ी असमंजस में दिखी और लक्ष्य की ओर देखते हुए पलकें झपकाई। जब मैं तुम्हारे साथ थी और तुम्हें अपना प्रेमी होने का नाटक करने को कहा था, तब तुमने मुझे गले भी लगाया था। क्या तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया था? लक्ष्य ने एक पल सोचा। दूसरों के उत्पीड़न से अस्थायी रूप से बचने के लिए। मीना की बड़ी बड़ी आंखों में एक पल के लिए नाखुशी झलक उठी। ऐसा नहीं था। बात यह थी कि मुझे सचमुच लगा कि तुम अच्छे इंसान हो। आह! बिना किसी अलंकरण या छिपाव के सीधे और सरल शब्दों ने लक्ष्य के दिल को गहराई से झकझोर दिया। मैं आपसे फिर पूछती हूं, जब मैंने स्टार स्ट्राइक को छुआ था, तब अखिलेश मेरा हाथ छूना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? मीना ने लक्ष्य से पूछना जारी रखा। इस बार लक्ष्य ने इस बारे में सोचा। तुम उससे नफरत करते हो। उसे आश्चर्य हुआ जब मीना ने फिर से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूं। मेरी बड़ी बहन को छोड़कर, जिसका मैं कभी कभी हाथ पकड़ती हूं, मुझे किसी का भी स्पर्श पसंद नहीं है। फिर मैंने लक्ष्य बोलना शुरू किया। सिर्फ तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, मीना ने बड़े ही सहज भाव से कहा। लक्ष्य मीना के स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। वो कभी मजाक करने वाली नहीं थी और झूठ भी नहीं बोल सकती थी। खासकर ऐसे मौके पर जरा भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये उसके सच्चे विचार थे। मीना! लक्ष्य की आवाज थोड़ी कर्कश थी। अचानक मीना खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो 100 फूल एक साथ खिल गए हों। उसकी आंखें सुंदर अर्धचंद्राकार हो गई और उसके गोरे चेहरे पर गालों में डिंपल पड़ गए। देखो, तुम मेरे सवालों का सही जवाब ही नहीं दे सकती। तो बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। लक्ष्य को अचानक एहसास हुआ कि मीना को बस ये पसंद नहीं आया कि वो उसे बेवकूफ कहे, लेकिन चाहे वो इसे साबित करने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर भी थोड़ी नासमझी थी। क्या उसे ये समझ नहीं आया कि ये वास्तव में स्नेह का एक शब्द मात्र था? मीना को उसकी बेवकूफी पर हंसते हुए देखकर लक्ष्य को लगा कि वो एक छोटी लोमड़ी की तरह लग रही है, जिसने सफलतापूर्वक एक मुर्गी चुरा ली हो। ये रूप इतना सुंदर था कि एक संत भी सांसारिक इच्छाओं के प्रति आकर्षित हो जाता। लक्ष्य की सांसें तेज होने लगी जब उसने धीरे से मीना की छोटी सी ठुड्डी उठाई। मीना, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? मीना ने पलकें झपकाई। मुझे नहीं पता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे ये बात आपसे सुनना अच्छा लगता है। लक्ष्य धीरे धीरे करीब आया। उनकी सांसें उनके चेहरों पर आपस में मिल गई। मीना, मैं तुम्हें खा जाना चाहता हूं। आह! मीना चौंक कर चीख पड़ी, अपनी पतली बाहों को नीचे देखते हुए। फिर लक्ष्य की ओर घबराहट भरी निगाहों से देखा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी। बारिश रुकते ही मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं लक्ष्य ने आंखें घुमाई। जरूरत से ज्यादा मासूम होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती।
किसी ने उससे कभी ऐसी बातें नहीं कही थी, और न ही उसने कभी ऐसे विषयों का सामना किया था। उसे पूरी तरह से खा जाना का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता था। लक्ष्य अपनी प्रेमिका को, जो कागज की कोरी शीट की तरह पवित्र थी, ज्यादा अपमानित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी मांगे कम कर दी। मीना, मैं सोते समय तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। चलो कोई जगह ढूंढते हैं। मीना का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि उसे बहुत सी बातें समझ नहीं आती थी, फिर भी वो बहुत बुद्धिमान थी। नहीं तो वो अखिलेश को कैसे धोखा दे सकती थी। लक्ष्य की निगाहों से उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। फिर भी वो उसे सीधे मना नहीं कर सकी। लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं जाने की जगह ही नहीं है। चलो मेरे छोटे से कमरे में चलते हैं। मैं वहां सोया करता था। ये पानी से भरा हुआ है। मीना को आखिरकार मना करने का एक कारण मिल गया। लक्ष्य ने लड़की को गोद में उठाया और मांद के किनारे तक गया। गुरुत्वाकर्षण बल के चलते मांद में जमा सारा पानी तुरंत बाहर निकलकर नदी में जा गिरा। फिर उसने मीना को मांद के अंदर ले गया। मीना अचंभित रह गई और लक्ष्य की छाती पकड़ ली। लेकिन ऊपर अभी भी बारिश हो रही है। स्विश! पिघली हुई धातु एक पतली, लगभग पारदर्शी परत में परिवर्तित हो गई, जिसने उस कमरे को एक छोटे घर की तरह ढक लिया। मीना ने ऊपर देखा और घबराकर कोई बहाना ढूंढने लगी। लेकिन यहां बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों के भीतर प्रकाश की शक्ति झिलमिला उठी, जिससे मांद रोशन हो गई। तुम्हारी आंखें डरावनी हैं। प्रकाश तुरंत उनके सिर के ऊपर की ओर स्थानांतरित हो गया। यह भी डरावना है। मानसिक ऊर्जा के नियंत्रण में प्रकाश की शक्ति एक कोमल छोटे दीपक की तरह छोटे से घर की छत पर तैरती हुई पहुंची। मीना के पास अब कोई बहाना नहीं बचा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ देर झपकी और फिर अचानक उसने खुद को लक्ष्य की बाहों में झोंक दिया और अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। उसका कोमल शरीर थोड़ा सा मुड़ा और उसने लक्ष्य से एक अभूतपूर्व नजाकत भरे लहजे में कहा, लक्ष्य, अपनी मीना को परेशान मत करो, ठीक है? मीना देर सवेर तुम्हारी ही होगी। लेकिन अभी ये ठीक नहीं है। एक संत को पवित्र होना चाहिए। मैंने अभी इस बारे में पूरी तरह से नहीं सोचा है। मैं तुमसे विनती करती हूं। बरसात की रात में एक छोटे से गर्म घर में हल्की रोशनी में और उसकी बाहों में एक अद्वितीय सुंदरता मचल रही थी। यहां तक कि पुनर्जन्म का अनुभव कर चुके लक्ष्य भी खुद को लगभग नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अपने भीतर उठ रही आग को दबाते हुए उन्होंने मीना को हिलने से रोकने के लिए कसकर पकड़ रखा था और कुछ उदास स्वर में कहा, क्या हम चुंबन या स्पर्श भी नहीं कर सकते? मीना हिचकिचाई। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी भयभीत थी। लक्ष्य के प्रश्न का उत्तर दिए बिना कुछ देर सोचने के बाद उसने नीरस स्वर में कहा, मेरे कपड़े बहुत गीले हैं। इस तरह पकड़े रहना असहज है। मैं कपड़े बदलना चाहती हूं। तो मैं बाहर जाऊंगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मत जाओ। मीना लक्ष्य को भीगते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लक्ष्य की आंखें तुरंत चमक उठीं और वो स्थिर बैठ गया। मीना ने लक्ष्य की ओर देखा। मुझे लगता है तुम झांक लोगी। मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं देखूंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मीना के स्पष्ट लहजे ने सीधे तौर पर लक्ष्य की पोल खोल दी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं फिर भी बाहर जाऊंगा। तुम बत्ती बुझा दो। लक्ष्य ने तुरंत ही दीप्ति की शक्ति वापस ले ली और कमरा अंधेरा हो गया। अभी भी कोई फायदा नहीं है। बाहर बिजली चमक रही है और जब बिजली की चमक चमकेगी तो मैं दिख जाऊंगा। घर को पत्तों से ढक दो। लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए कई विशाल पंखुड़ियां और पत्तियां उड़कर आई और छोटे से घर को ढक लिया। इसी क्षण मीना ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से भी प्रकाश निकलने लगा। यह रेडियंट स्टार क्रिस्टल जुड़वा था। यह केवल लक्ष्य के पास ही नहीं था, बल्कि उसके पास भी था।
तेज रोशनी में भी उनकी खूबसूरती बेमिसाल थी। जलते हुए चेहरे के साथ मीना ने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य, अगर तुम नहीं देखोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अगर तुमने मुझे कपड़े बदलते हुए देखने के लिए जरा सी भी रोशनी डाली तो मैं वादा करती हूं कि मैं तुमसे बहुत बहुत लंबे समय तक बात नहीं करूंगी। लक्ष्य ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। प्रकाश बुझ गया। काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। कुछ देर बाद मीना ने अचानक लक्ष्य की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया और धीरे से एक हल्की सी रोशनी जला दी। ये देखकर कि लक्ष्य की आंखों में कोई दृष्टि नहीं थी और वे अभी भी अंधकार में डूबी हुई थी, उसने राहत की सांस लेते हुए रोशनी बुझा दी। घोर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंततः उसे यकीन हो गया कि लक्ष्य कोई गड़बड़ नहीं करेगी। निश्चिंत होकर उसने धीरे धीरे अपने शरीर से भीगे हुए पुजारिन के वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। बाहरी वस्त्र हटाते ही उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अभी भी कोई प्रकाश नहीं है और वो मन ही मन खुश हो गई। जिस पुरुष को वो पसंद करती थी वो सचमुच एक सज्जन व्यक्ति था। उसने शांतिपूर्वक अपने भीतरी वस्त्र उतार दिए, जिससे उसका वो आकर्षक शरीर प्रकट हुआ जिसे देखकर भगवान भी चकित रह जाते। कमरा इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे ने मीना को सुरक्षा का एहसास दिलाया। अपनी पुजारिन की पोशाक उतारने के बाद उसने धीरे से अपनी मुलायम कमीज खोली। आम महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ब्रा के विपरीत उसकी कमीज शुद्ध सफेद रेशमी साटन से बनी थी, जिसमें 2 क्रॉसिंग रिबन उसके कंधों पर लटक रहे थे और उसकी छाती को ढक रहे थे। इसके धीरे से हटाए जाने पर 2 हरे रंग की चोटियां, जिन्हें पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य का परम सपना कहा जा सकता है, कांपते हुए हवा के सामने आ गई। इसी समय मीना को कमरे के दूसरी ओर से पानी पीने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई पानी पी रहा हो। लक्ष्य, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं। मीना, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक पल रुकिए, बस एक पल। मीना ने एक पल सोचा। यह छोटा सा घोंसला बड़ा नहीं था और वो लक्ष्य की ओर मुंह करके खड़ी थी। हालांकि अंधेरे में वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, फिर भी इस तरह सबके सामने होने से उसे शर्म आ रही थी। इसलिए वो चुपचाप मुड़कर लक्ष्य से दूसरी तरफ मुंह कर लिया। धीरे धीरे उठते हुए उसने पाया कि छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसे अपनी कमर झुकानी पड़ी और अपना सिर नीचे करना पड़ा ताकि वो अपनी उन बिल्कुल सफेद पैंटी को उतार सके। जैसे ही वे उसके घुटनों तक पहुंचे, पीछे से खांसी की आवाज आई। लक्ष्य को सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी। क्या हुआ? मीना चौंक गई। चुप रहो, हिलना मत। मुझे मुझे लगता है मैंने कोई आवाज सुनी। लक्ष्य की आवाज भारी थी, मानो उसके गले में कुछ अटक गया हो। मीना ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और स्थिर खड़ी रही, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लगभग 3 सेकंड के अंतराल के बाद उसे लक्ष्य के दिल की धड़कन सुनाई दी। उसे सहज रूप से कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या। उसने जल्दी से अपनी पैंटी उतारी, फिर अपने स्पेस रिंग से नई अंडरवियर और एक सफेद लंबी ड्रेस निकाली और पहन ली। कपड़े पहनने के बाद मीना ने तौलिए से अपने लंबे बालों को पोंछा। उसी समय उसने अपना हाथ उठाया और एक चमकती हुई किरण एक गेंद के आकार में सिमटकर छोटे से कमरे की छत पर तैरने लगी। उसके सामने खड़ी सुंदरी ने मेकअप नहीं किया था। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने अपने लंबे बालों को सुखाने के लिए अपना सिर झुकाया। ऐसा खूबसूरत दृश्य इस दुनिया में दुर्लभ था। फिर भी लक्ष्य ने ऊपर देखा और गहरी सांस ली। उसके इरादे स्पष्ट नहीं थे। मीना ने अपने बाल सुखाए और फिर लक्ष्य से कहा, तुम्हें भी अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। मैं वादा करती हूं कि मैं नहीं देखूंगी। इतना कहकर मीना मुड़ गई। थोड़ी देर बाद पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने त्वचा पर प्रहार किया हो। लक्ष्य, क्या हुआ? मीना ने उसकी ओर पीट करके पूछा।
अरे कुछ नहीं, बस अपने अंडरवियर बदल रहा हूं। मीना को यह बात समझ में नहीं आई कि अंडरवियर बदलते समय इतनी आवाज क्यों आती है, और क्या पुरुषों के पास सिर्फ एक ही अंडरवियर नहीं होता। कुछ देर बाद लक्ष्य ने मुलायम कपड़े से बने ढीले सफेद पजामे पहन लिए। जब लक्ष्य वही लेटा हुआ था, मीना ने पहल करते हुए उससे लिपटकर अपना सिर लक्ष्य की छाती पर रख दिया। लक्ष्य ने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने करीब रखते हुए धीरे से बोला, मीना, मेरे इनाम का क्या हुआ। मीना एक पल के लिए हिचकिचाई। तो मैं तुम्हें एक बार मुझे चूमने दूंगी। ठीक है। लक्ष्य धीरे से आगे झुका। मीना ने घबराकर लक्ष्य के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। अपने चेहरे पर लक्ष्य की सांस महसूस करते हुए वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्य ने बेशक सिर्फ उसके गालों पर चुंबन नहीं किया, इसके बजाय उसने उसके प्यारे से होठों को धीरे से चूमा और फिर अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। इस प्यारी सी बच्ची ने उसे कई बार बचाया था। लक्ष्य चाहता था कि वो उसे अपने शरीर में समा ले। मीना का दिमाग सुन्न हो गया। उसका सिर चकराने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने एक बड़े हाथ से उसकी छाती को ढक लिया है, जिससे उसने तुरंत लक्ष्य का हाथ पकड़ लिया। लक्ष्य, मत करो। उसकी बिल्ली के बच्चे जैसी धीमी आवाज सुनकर लक्ष्य ने कई गहरी सांसें ली और बड़ी इच्छा शक्ति से अपना हाथ हटा लिया। वो जानता था कि उसने अभी जो किया था वो मीना की सहनशीलता की सीमा थी। अगर वो इससे आगे बढ़ता तो मीना निश्चित रूप से सहमत नहीं होती। हालांकि लक्ष्य उसे इसके लिए मना सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। चेहरे पर लाली लिए मीना ने अपना सिर लक्ष्य की छाती में छिपा लिया और महसूस किया कि उसके होंठ सुन्न हो रहे हैं। लक्ष्य को अचानक एक बात सूझी। यूएर, तुम्हारी मानसिक ऊर्जा का स्तर क्या है? लेट गोल्ड स्टेज। ओह, आपको क्या लगता है कि आप डार्क गोल्ड तक कब तक पहुंच सकते हैं? अगर सब ठीक रहा तो शायद 3 या 4 महीने। मीना ने ऊपर देखा। उसके होंठ थोड़े सूजे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य ऐसा क्यों पूछ रहा है। लक्ष्य ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। मीना सचमुच एक जन्मजात प्रतिभाशाली थी। बिना किसी मानसिक ऊर्जा फल का सेवन किए भी उसकी मानसिक ऊर्जा पहले से ही उसके समान थी। हालांकि एक बार जब वो डार्क गोल्ड स्टेज पर पहुंच जाएगी तो उसे गला घोंटकर मार डालने का मन कर सकता है। क्या तुम वारगॉड बन गए हो? मीना ने लक्ष्य से पूछा। हां, मैंने तरक्की की है। मुझे लगता है आपने भी की है। हां, जब मैं आकाश से बाहर आया तो मैं पहले से ही उन्नति के कगार पर था। यहां पहुंचते ही मैंने तुरंत सफलता प्राप्त कर ली। मैं अब तीसरे स्तर पर हूं। प्रारंभिक अवस्था। मीना ने अपने शरीर को समायोजित किया और लक्ष्य की बाहों में अधिक आरामदायक स्थिति पाई। लक्ष्य ने मीना को आकाश में हुए युद्ध के बारे में बताना शुरू किया और अंत में यह भी बताया कि ओमकार अभी भी बाहर इंतजार कर रही है और उसे अभी भी जाना है। मीना ने सिर हिलाया। मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी। हालांकि दोनों को ही तारा फल के पेड़ से घृणा हो रही थी, फिर भी लक्ष्य तुरंत वहां से जाना नहीं चाहता था और मीना भी तुरंत वहां से जाना नहीं चाहती थी। अंत में मीना ने तारों को देखने वाला दर्पण उठाया। उसके चेहरे पर कुछ नाखुशी के भाव थे। लक्ष्य, क्या आपको लगता है कि इसे ठीक करने का कोई तरीका है? मैं इसे बचपन से अपने साथ रखती आई हूं और अक्सर उबने पर इससे तारे देखती हूं। इसके अलावा यह डिवाइन ग्रेस चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मास्टर को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी। मुझे तो वापस जाने से भी डर लग रहा है। लक्ष्य ने मीना के हाथ से तारामंडल देखने वाला दर्पण ले लिया। ये एक उच्च श्रेणी का सहायक प्रकार का तारामंडल संबंधी उपकरण था, जो अत्यंत कीमती और दुर्लभ था। इसे ठीक करना असंभव कहना गलत नहीं होगा, लेकिन यह उतना ही कठिन था जितना स्वर्ग तक पहुंचना।
किसी उच्च श्रेणी की तारा कलाकृति की मरम्मत करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को तारा क्षेत्र का स्वामी होना आवश्यक था, जिसके पास तारा शक्ति हो और वो पुनर्स्थापना की विधियों में निपुण हो। लक्ष्य इन पुनर्स्थापना विधियों को जानता था। अपने पिछले जीवन में तारों भरे आकाश में बिताए लंबे और कठिन वर्षों के दौरान उसने तारामंडल कलाकृतियों के निर्माण और रखरखाव पर कई पुस्तकें और सामग्री पढ़ी थी। उसने एक समय तारामंडल कलाकृतियों के निर्माण में उस्ताद बनने की आशा की थी। ये कहा जा सकता है कि उसके पास सैद्धांतिक ज्ञान पहले से ही था, बस पिछले जीवन में उसे इसे साकार करने की परिस्थितियां नहीं मिली। लेकिन उनके पुनर्जन्म के बाद पृथ्वी पर तारामंडल कलाकृतियों को बनाने या बनाए रखने के लिए न तो कोई अवसर थे और न ही कोई सामग्री। हर कोई इन चीजों से पूरी तरह अनभिज्ञ था और उनके पास अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का कोई स्थान नहीं था। इस तारामंडल दर्पण की मरम्मत के लिए तारामंडल के स्वामी और पेशेवर ज्ञान के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता थी: तारा शक्ति का स्थानांतरण। समान श्रेणी के अन्य तारा कलाकृतियों से तारा शक्ति को इस क्षतिग्रस्त कलाकृति में स्थानांतरित करना। एक कलाकृति में शक्ति स्थानांतरित करने से तारा शक्ति की एक परत बहाल हो जाएगी, जबकि जिस कलाकृति से शक्ति स्थानांतरित की गई है वो नष्ट हो जाएगी। 10 को स्थानांतरित करके क्षतिग्रस्त तारा कलाकृति को बहाल किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो एक उच्च श्रेणी की कलाकृति को पुनर्स्थापित करने के लिए 10 उच्च श्रेणी की कलाकृतियों की आवश्यकता होती थी। जब तक कलाकृति असाधारण रूप से मूल्यवान न हो, ये एक घाटे का सौदा था। साधारण कलाकृतियों का कोई मूल्य नहीं था। लेकिन लक्ष्य के विचार में तारों को देखने वाला ये दर्पण वाकई उपयोगी था। हालांकि लक्ष्य को फिलहाल इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे 10 उच्च श्रेणी के तारा कलाकृतियां कहां से मिलेंगी। अपने बगल में खड़ी लड़की की बेबस निगाहों को देखकर लक्ष्य ने अपनी हथेली में मौजूद तारामंडल दर्पण को कसकर पकड़ लिया। मीना, चिंता मत करो, मैं इस तारामंडल दर्पण को जरूर ठीक कर दूंगा। सच में? क्या इसे सच में ठीक किया जा सकता है? मीना की आंखें तुरंत चमक उठीं। ऐसा जरूर होगा, मैं वादा करता हूं। मीना ने सिर हिलाया। मुझे आपके वादे पर भरोसा है। लक्ष्य को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने सोचा कि जब मीना की मानसिक ऊर्जा डार्क गोल्ड अवस्था में पहुंच जाएगी और उसे पता चलेगा कि डार्क गोल्ड मानसिक शक्तियों के ज्ञाताओं के पास रात्रि दृष्टि की क्षमता होती थी। रात ढलने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से दबी आवाज में बातें करते रहे और बीच बीच में हल्की हंसी हंसते रहे। अगले दिन सुबह केवल 1 घंटे सोए लक्ष्य की नींद खुली। अपनी बाहों में सिमटी हुई मीना को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे चूम लिया। मीना ने अपनी आंखें खोली। हमें चलना चाहिए। इस स्टार फ्रूट के पेड़ से मुझे सचमुच बहुत घृणा हो रही है। यहां रहना बहुत असहज है। अपने कपड़े समेटने के बाद लक्ष्य ने अपना लिक्विड मेटल वापस खींच लिया। मीना ने कुछ अनिच्छा से इस छोटे से घोंसले को देखा। हो सकता है मैं फिर कभी यहां ना आऊं, लेकिन मुझे ये जगह हमेशा याद रहेगी। यहां रहकर मुझे शांति और सुकून का एहसास हुआ। हाँ, चलो चलते हैं। यूएर, जगह मायने नहीं रखती, इंसान मायने रखता है। जब तुम्हारे पास करने को कुछ न हो, तब तुम मुझे ज्यादा याद कर सकती हो। ठीक है, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तो मुझे भी शांति मिलती है। बिल्कुल सही। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा परिवार हूं। अब तुम बेघर नहीं हो। जहां तुम्हारे दिल को सुकून मिले, वही तुम्हारा गृहनगर है। मीना मुस्कुराई। अचानक वो अपनी ढाल पर चढ़ी और हवा में ऊपर उठ गई। मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा। तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे परिवार हो? फिर मेरे लिए तुम हो क्या? मैं, बेशक, आपका। मैं नहीं सुन रही, मैं नहीं सुन रही। पहले मुझे पकड़ो। मीना मुड़ी और बिजली की तरह तेजी से भाग गई। लक्ष्य की पिघली हुई धातु भी ढाल में बदल गई।
उसकी गति मीना से कहीं अधिक थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों तारा फल के पेड़ के उत्तर दिशा से अगल-बगल उड़ते हुए निकल पड़े। पेड़ों की परछाइयां उनके सामने से तेजी से गुजर गई और 1 घंटे में वे ट्री हार्ट लेक पहुंच गए। प्लेटफॉर्म बस आगे ही है। ओमकार अभी भी वहां इंतजार कर रही है। हमें शायद लड़ना पड़े। मीना ने निडर होकर सिर हिलाया। उसकी कोमलता केवल लक्ष्य के सामने ही प्रकट होती थी। अधिकांश समय वो एक मार्शल आर्टिस्ट थी, एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट जिसकी इच्छा शक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी और जो एकाग्रचित थी। दोनों साथ साथ उड़ रहे थे और ट्री हार्ट लेक से सीधे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। 1 दिन और 1 रात बीत चुकी थी और अभी भी चबूतरे पर बहुत से लोग मौजूद थे। अधिकांश लोग वही थे। विशेष रूप से ओमकार पूरे समय वही बैठा रहा, केवल अखिलेश के शव को ले जाने के लिए लोगों को भेजता रहा। उसने अखिलेश का बदला लेने की कसम खाई थी। कविन ने प्रियंका को महान दिव्य संप्रदाय। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।